नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द कहानीबाज। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी एक बेटे की है, एक पिता की है और उन दोनों के बीच टकराते हुए मौन संवाद की है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांज काफका की बहुचर्चित और रहस्यमयी कहानी निर्णय। कहते हैं कुछ फैसले इंसान के जीवन को आकार नहीं देते बल्कि उसे तोड़ देते हैं। ये कहानी एक पत्र से शुरू होती है, लेकिन हर शब्द के पीछे छुपा है अपराध बोध, जटिल मन और एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तूफान जो धीरे धीरे सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लेता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिन रिश्तों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वहीं आपको सबसे गहरी चोट दे गए? निर्णय ठीक वैसी ही एक कहानी है जहां बेटा समझता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन पिता एक ऐसा फैसला सुना देता है जो सब कुछ बदल देता है। तो बैठ जाइए, अपने दिल और दिमाग को थोड़ी जगह दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि काफका की कलम से निकली एक अंदरूनी चीख है। मैं हूं आपका कहानीबाज और अब पेश है फ्रांज काफका की निर्णय। रविवार की सुबह और बसंत ऋतु अपने उत्कर्ष पर थी। प्रथम मंजिल के अपने कमरे में युवा नाविक जॉर्ज बैंडमान बैठा था। यह मकान नदी के किनारे बने जर्जर मकानों की एक लंबी श्रृंखला में से एक था। इन मकानों में ऊंचाई और रंग के सिवा अंतर करना बहुत मुश्किल था। उसने अभी भी अपने पुराने मित्र को लिखे पत्र को पूरा ही किया जो विदेश में रहता था, और उस पत्र को धीरे एवं आरामदायक ढंग से लिफाफे में रखा तथा अपनी कोहनी को राइटिंग टेबल पर टिकाकर वो खिड़की के बाहर नदी के सुदूर किनारे पर पुल एवं उन पर फैली कोमल घासों को देख रहा था। वो अपने मित्र के बारे में सोच रहा था जो घर पर उपलब्ध संभावनाओं से असंतुष्ट होकर रूस भाग गया था। अब वो पीटर्सबर्ग में अपना व्यवसाय कर रहा था जो अब समृद्ध होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर बहुत पहले ही इसमें गिरावट आने लगी क्योंकि वो हमेशा ही आगंतुकों की लगातार गिरती संख्या के बारे में शिकायत करता रहता था। इसीलिए बिना किसी कारण के वो विदेशी भूमि पर खुद को बर्बाद कर रहा था। वो अनजान भरी हुई दाढ़ी रखता था, फिर फिर भी वो उसके उस चेहरे को अच्छी तरह नहीं छुपा सकता था जिससे जॉर्ज बचपन से ही परिचित था, और उसकी त्वचा इतनी पीली होती जा रही थी कि लगता था कि उसे कोई गुप्त बीमारी हो गई है। उसके अपने कारण से उसका अपने देशवासियों की कॉलोनी में किसी से कोई संपर्क नहीं था तथा रूसी परिवार के साथ भी लगभग नगण्य सामाजिक संपर्क था। इसीलिए उसने स्वयं को एक अस्थायी अविवाहित बनने के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा व्यक्ति को क्या लिखा जा सकता है जो स्पष्ट रूप से खुद ही भाग गया हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दुख होता है लेकिन उसकी मदद नहीं की जा सकती है, या किसी को उसे घर वापस आने, स्वयं को प्रतिरोपित करने, पुराने दोस्तों से दोबारा से जुड़ने की उसके सामने कोई बाधा नहीं थी तथा सामान्य रूप से दोस्तों से मिलने वाली सहायता पर भरोसा करने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन ये उतना ही अच्छा है जितना उसे कहना, और जितना ही दयालुता से कहना उतना ही बुरा लगना। आज तक तो उसके सभी प्रयास असफल ही रहे थे, और अंत में अब उसे हार मान लेनी चाहिए तथा घर वापस आ जाना चाहिए। उसे एक वापस आए फिजूल खर्च की तरह खुद को लोगों द्वारा ताके जाने देना चाहिए। ये तो सिर्फ उसके दोस्तों को भी पता था कि क्या क्या था, और वो स्वयं भी एक बड़ा बच्चा था जिसे वही करना होता था जो उसके सफल तथा निकट मित्र उसे कहते थे। इसके अलावा क्या ये निश्चित था कि उसको दी गई प्रताड़ना एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी? शायद घर वापस आना भी संभव ना हो, बल्कि घर आना बिल्कुल ही संभव ना हो। उसने स्वयं ही कहा कि अपने ही देश में अब उसे वाणिज्य के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, और विदेशी भूमि पर अपने दोस्तों की सलाह से परेशान वो अभी भी एक अजनबी की तरह रहेगा तथा हमेशा से ज्यादा उनसे अलगाव रहेगा।
लेकिन उसने उनकी सलाह नहीं मानी और घर के लिए भी उपयुक्त नहीं बना। निसंदेह घृणा के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों के दबाव में उनके अनुसार नहीं चल पाया और उनके बिना अपमानित महसूस करता तथा ये भी नहीं कह सकता था कि अब उसके दोस्त भी हैं या अपना कोई देश भी है। क्या उसके लिए विदेश में ही रहा जाना अच्छा नहीं था, जैसा कि वो रह रहा था? इन सारी बातों के मद्देनजर कोई भी इस बात के प्रति आश्वस्त कैसे हो सकता था कि घर पर वो जीवन में सफल होगा? इन्हीं कारणों से मानो कोई उसके साथ पत्राचार जारी रखना चाहता था, तो कोई उसे सच्ची खबर नहीं दे सकता था, जो कि बहुत दूर के परिचित को भी आसानी से कहा जा सकता है। उसे यहाँ आए हुए 3 साल बीत गए थे और इसके लिए उसने ये झूठा बहाना बनाया कि रूस की स्थिति ही बहुत अनिश्चित थी, जो प्रकटतः एक छोटे व्यापारी को भी थोड़े समय के लिए भी अनुपस्थित होने की अनुमति नहीं देगी, जबकि उस सरकार ने हजारों रूसवासियों को शांतिपूर्वक विदेश भ्रमण की अनुमति दी। लेकिन इन 3 वर्षों में ही जॉर्ज की अपनी ही स्थिति बहुत बदल गई थी। 2 वर्ष पहले उसकी माँ मर गई। तब से वो तथा उसके पिता ने मिलकर घरेलू कामकाज एक साथ किए और निसंदेह उसके दोस्तों को इसकी सूचना थी और पत्र के माध्यम से अपनी सहानुभूति भी प्रकट की थी। लेकिन पत्र की भाषा इतनी रूसी थी कि ऐसी घटना से उत्पन्न शोक एक सुदूर देश में बैठा व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता था। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है उस समय से ही जॉर्ज ने और अधिक संकल्प के साथ व्यापार तथा अन्य कामों में खुद को लगाया। शायद उसकी माँ के जीवन काल से ही उसके पिता की व्यापार में हर काम अपनी मर्जी से करने की जिद के कारण ने शायद उसकी अपनी सही गतिविधि के विकास को बाधित किया। शायद उनकी मृत्यु के बाद से ही उसके पिता कम आक्रामक हो गए, यद्यपि व्यापार में तो वे अभी भी सक्रिय थे। शायद इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि संयोगवश व्यापार बहुत चल निकला, बल्कि इसकी बहुत संभावना थी। चाहे जो भी कारण हो, इन 2 वर्षों में व्यापार में अत्यधिक अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। कामगारों की संख्या भी दोगुनी करनी पड़ी। कुल बिक्री 5 गुनी हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं, आगे बहुत उन्नति होनी है। लेकिन जॉर्ज के दोस्तों को उसकी उन्नति का तनिक भी आभास नहीं था। पूर्व के वर्षों में शायद अंतिम बार अपने शोक पत्र में रूस प्रस्थान कर जाने के लिए मनाने की कोशिश की थी तथा व्यापार की उस शाखा जिसमें जॉर्ज सक्रिय था उसकी रूस में सफलता की संभावनाओं का बखान किया था। जॉर्ज के वर्तमान व्यापार की सीमा की तुलना में अद्भुत किए गए आंकड़े अत्यंत छोटे थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को अपने व्यापार की सफलता के बारे में बताने से कतराता था। यदि वो अतिलक्षणी ढंग से ऐसा करना भी चाहे तो वो निसंदेह अजीब लगेगा। इसलिए जॉर्ज अब अपने दोस्तों को बातचीत के मामूली टाइमों के बारे में, जैसे कि स्मृति में अचानक सुधार, जबकि कोई रविवार के दिन चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था, बताने तक सीमित कर लिया था। जो वो चाहता था वो ये था कि उसके अपने शहर के प्रति विचार को कोई व्यवधान ना डाले, जो कि उसके दोस्तों ने अपनी संतुष्टि के लिए लंबे अंतराल के दौरान बनाया होगा। इसलिए जॉर्ज के साथ ऐसा हुआ कि उसने 3 बार अपने 3 अलग अलग पत्रों में अपने दोस्तों को एक समान रूप से मामूली लड़की के साथ सगाई के बारे में बताया था। तब तक वास्तव में उसके इरादों के विपरीत उसके दोस्त ने इस महत्वपूर्ण घटना में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। फिर भी जॉर्ज ऐसी चीज़ों के बारे में ही लिखना पसंद करता था, ना कि ये कि उसने भी एक माह पहले एक समृद्ध परिवार की लड़की फ्राउलेन फरीदा ब्राडेनफेल्ड के साथ सगाई कर ली थी। प्रायः वो अपने इस मित्र के साथ पत्राचार में अपनी मंगेतर तथा उनके बीच विकसित होने वाले विचित्र संबंधों के बारे में चर्चा करता था। इसीलिए वो हमारी शादी में नहीं आ रहा, उसने पूछा, और फिर मुझे आपके सभी दोस्तों के बारे में जानने का अधिकार है। मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता, जॉर्ज ने जवाब दिया। मुझे गलत मत समझना, शायद वो आ भी जाए। कम से कम मैं तो ये सोचता हूँ, लेकिन वो सोचेगा कि उसे मजबूर किया गया है और इससे वो आहत महसूस करेगा।
शायद उसे मुझसे ईर्ष्या भी हो और निश्चित रूप से वो असंतुष्ट होगा तथा अपने असंतोष के बारे में कुछ भी करने में समर्थ हुए बिना ही उसे पुनः अकेले ही जाना पड़ेगा। अकेला? क्या तुम्हें मालूम है इसका क्या अर्थ है? हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि उसे हमारी शादी के बारे में किसी और ढंग से पता चले। निसंदेह मैं ये रोक नहीं सकता क्योंकि वो जिस तरह रहता है उस पर विचार करते हुए, लेकिन ये असंभव है। चार्ज, चूंकि आपके दोस्त, ऐसे तुम्हें सगाई कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक इसके लिए हम दोनों ही दोषी हैं, लेकिन अब इसका कोई उपाय भी नहीं है। और जब उसके चुंबन के कारण वो तेज तेज सांस लेने लगती हैं तो वो फिर कहती है, उसी तरह मैं भी परेशान महसूस करती हूँ। उसने सोचा कि इससे शायद उसे परेशानी ना हो। यदि वो खबर अपने दोस्त को दे दे तो मैं तो इसी तरह का आदमी हूँ और मैं जैसा हूँ उसे उसी तरह लेना पड़ेगा। उसने अपने आप से कहा, मैं स्वयं को दूसरे ढांचे में नहीं ढाल सकता जिससे हो सकता है उसे एक योग्य दोस्त मिल जाए। और वास्तव में उसने अपने दोस्त को अपनी सगाई के बारे में बताया। उस लंबे पत्र में जो वो रविवार की सुबह में लिख रहा था, उसके शब्द थे, मैंने अंत में बताने के लिए सबसे अच्छी खबर बचा रखी है। मैंने एक समृद्ध परिवार की लड़की फ्रॉलिन फरीदा ब्रांडेलफिड के साथ सगाई कर ली है, जो तुम्हारे जाने के बहुत दिनों के बाद यहाँ रहने आई थी। इसलिए तुम शायद ही उसे जानते होगे। आगे मैं उसके बारे में तुम्हें और भी बहुत कुछ बातें बताऊंगा। आज तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगा कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे और तुम्हारे बीच संबंधों में एकमात्र अंतर ये है कि अब तुम्हें बिल्कुल आम से दोस्त की बजाय मुझ में एक खुश दोस्त मिलेगा। इसके अलावा मेरी मंगेतर में विपरीत लिंग के रूप में एक सच्चा दोस्त जिसका एक अविवाहित व्यक्ति के लिए कम महत्व नहीं है, वो तुम्हारे लिए अपना अभिवादन भेजती है और वो शीघ्र ही खुद ही तुम्हें पत्र लिखेगी। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से तुम हमसे मिलने नहीं आ सकते, लेकिन क्या शायद वो सही अवसर होगा जबकि तुम सारी बाधाओं को दूर भगा दो। फिर भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन किसी बात की परवाह किए बिना बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। अपने हाथ में ये पत्र लिए जॉर्ज बहुत देर से डाइनिंग टेबल पर बैठा है और उसका चेहरा खिड़की की तरफ है। उसने शायद ही अनुपस्थित मुस्कुराहट के साथ गली से गुजरते उस परिचित का अभिवादन स्वीकार किया हो जिसने उसे देखकर हाथ से इशारा किया। अंत में उसने वो पत्र अपनी जेब में रखा और अपने कमरे से बाहर गया तथा छोटे से बैठक रूम से होता हुआ अपने पिता के कमरे में गया, जिसमें वो महीनों से नहीं गया था, बल्कि उसे वहां जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि व्यापार के क्रम में प्रतिदिन ही उसकी उसके पिता से मुलाकात होती थी और दोनों एक रेस्तरां में साथ ही भोजन करते थे। ये सच है कि शाम में सभी वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तब भी जब तक जॉर्ज की अधिकांशतः ऐसा ही होता, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता या बहुत चुपके से मंगेतर से मिलने जाता, वे अपने अपने अखबार के साथ सामान्य बैठक रूम में हमेशा कुछ देर के लिए साथ बैठते। जॉर्ज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस धूप भरी सुबह में उसके पिता के कमरे में कितना अंधेरा था। इसीलिए इस पर छोटे से आंगन की दीवार ऊंची की बहुत ज्यादा परछाई आ गई थी। उसके पिता एक कोने में हाथ में आंख की ओर उठाकर अखबार पढ़ रहे थे क्योंकि उनके आंख में दृष्टिकोण था। वहां कोने में उसकी मृत मां से जुड़ी अनेक स्मृतियां लटक रही थी। वहीं टेबल पर उनके नाश्ते के अवशेष पड़े थे, जिसे देखकर ये लगता था कि उन्होंने सही तरह से नाश्ता नहीं किया था। आह जॉर्ज, उसके पिता ने उससे मिलने की शीघ्र ही उठते हुए कहा। जैसे ही वे चल रहे थे, उनका भारी ड्रेसिंग गाउन लहराकर खुल रहा था और इसका स्कर्ट उसके उनके चारों ओर लहरा रहा था। जॉर्ज ने स्वयं से कहा, मेरे पिता आदमियों में अभी भी विशाल हैं। यहाँ तो असहनीय रूप से अंधेरा है। उसने जोर से कहा। हाँ, काफ़ी अंधेरा है, उसके पिता ने जवाब दिया, और आपने तो खिड़की भी बंद कर दी है। मुझे यही अच्छा लगता है। ठीक है, बाहर तो काफ़ी गर्म है, जॉर्ज ने कहा, मानो पहले ही कही गई अपनी बातों को जारी रखते हुए, और फिर बैठ गया।
उसके पिता ने नाश्ते का बर्तन साफ किया और उसे अलमारी में रख दिया। मैं वास्तव में आपसे सिर्फ ये कहना चाहता था, जॉर्ज ने कहा, जो भावशून्य ढंग से बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहा था, कि अब मैं अपनी सगाई की खबर सेंट पीटर्सबर्ग भेज रहा हूँ। उसने अपनी जेब से चिट्ठी को थोड़ा बाहर निकाला और वापस जेब में रख लिया। सेंट पीटर्सबर्ग, उसके पिता ने पूछा। वहाँ अपने दोस्त को अपने पिता से आंख मिलाने की कोशिश करते हुए जॉर्ज ने जवाब दिया, काम के समय तो ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। वो सोच रहा था कितने आराम से अपने बाजू मोड़कर वो यहाँ बैठ रहा था। अरे हाँ, अपने दोस्त को विचित्र बल डालते हुए उसके पिता ने कहा, ठीक है, आप जानते पिताजी कि पहले तो मैं उसे सगाई के बारे में बताना नहीं चाहता था। विचार के कारण यही एकमात्र वजह थी। आप तो खुद ही जानते हैं कि वो कितना मुश्किल आदमी है। मैंने स्वयं से कहा कि कोई अन्य मेरी सगाई के बारे में उसे बता सकता है, यद्यपि कि वो एक एकांतवासी व्यक्ति है कि वो भी शायद ही संभव है। मैं उसे रोक नहीं सका, लेकिन मैं कभी भी खुद से उसे बताने नहीं जा रहा था। और अब तुमने अपना इरादा बदल लिया है। उसके पिता ने खिड़की की विशाल देहली पर अपना बड़ा अखबार रखते हुए और उसके शीर्ष पर अपना चश्मा रखते, जिसे अपने अपने एक हाथ से ढकते हुए कहा, हाँ, मैं इसके बारे में सोचता आ रहा हूँ। यदि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है तो मेरी खुशी खुशी सगाई से उसे भी खुशी होनी चाहिए। मैंने अपने आप से ये कहा, इसलिए मैं उसे ये बताने में अपने आप को अब नहीं रोक सकता। लेकिन पत्र के भेजने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था। जॉर्ज, उसके पिता ने अपने दंतविहीन मुंह को लंबा करते हुए बताया, मेरी बात सुनो। तुम मेरे पास इसी काम से आए हो, इस बारे में बात करने आए हो। निसंदेह ये तुम्हारा सुझाव है, लेकिन ये बदतर है, कुछ भी नहीं से भी बदतर है। यदि तुम मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताते हो तो मैं उन बातों को कुरेदना नहीं चाहता जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है। मेरी प्रिय माँ की मृत्यु के बाद कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जो सही नहीं है। हो सकता है कि उनके बोलने का भी कोई समय आएगा। हो सकता है उससे भी जल्दी जो हम सोचते हैं। व्यापार में कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि ये मेरे पीठ पीछे नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि ये मेरे पीछे किया गया है। मैं अब उन चीज़ों की बराबरी नहीं करना चाहता। मेरी स्मृति कमज़ोर पड़ रही है। इतनी सारी चीज़ों को अब मैं देख भी नहीं सकता। प्रथमतः यह प्रकृति का नियम है। दूसरी बात, मेरी प्रिय माता की मृत्यु से आपसे कहीं ज़्यादा आघात मुझ पर पड़ा। लेकिन चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, इस पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ जॉर्ज कि मुझे धोखा मत दो। ये मामूली बात है, इसे ने बताना भी शायद इतना ज़रूरी नहीं, इसलिए मुझे धोखा नहीं दो। क्या सही में तुम्हारा ये दोस्त सेंट पीटर्सबर्ग में है? जॉर्ज जॉर्ज लज्जा से खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों के बारे में मत सोचिए। 1000 दोस्त भी मेरे पिता की जगह नहीं ले सकते। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ? आप अपनी सही तरह देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में तो देखभाल होना जरूरी है। जरूरी है। व्यापार में मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और आप ये अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन व्यापार की वजह से यदि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है तो मैं कल से इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और वो नहीं हो पाएगा। हमें आपके जीवन के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन एक मौलिक बदलाव। आप यहाँ अंधेरे में बैठते हैं, बैठक के कमरे में आपको पर्याप्त रोशनी मिलेगी। आप नाश्ते में सिर्फ यही थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं, जबकि अपनी ऊर्जा की को सही तरह से बनाए रखना चाहिए। आप एक बंद खिड़की के पास बैठते हैं और हवा आपके लिए इतनी लाभदायक होगी। नहीं पिताजी, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा और हमें उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। हम आपका कमरा बदल देंगे। आप सामने वाले कमरे में जाएंगे और मैं यहाँ आ जाऊँगा। आपको बदलाव का पता भी नहीं चलेगा। आपकी सारी चीज़ें आपके साथ ही वहाँ पहुँचा दी जाएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बाद में समय है।
मैं अभी तो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटा दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आराम की ज़रूरत है। आइए मैं आपको आपकी चीज़ें हटाने में मदद करूं। मैं कर सकता हूं। ये अभी आप देखेंगे या बल्कि आप अभी ही शीघ्र सामने वाले कमरे में चले जाएं और मेरे बिस्तर पर लेट जाएं। ये सबसे ज़्यादा समझदारी भरा कदम होगा। जॉर्ज अपने पिता के बिल्कुल बगल में खड़ा था, जिन्होंने कि उसके उलझे सफ़ेद बालों सहित सिर को अपनी छाती से लगा लिया। जॉर्ज, उसके पिता ने बिना हिले ही धीमी आवाज़ में कहा। जॉर्ज शीघ्र ही अपने पिता के बगल में झुक गया। बूढ़े आदमी के थके चेहरे पर उन पुतलियों को देखा जो फैली हुई थीं और उसी पर टिकी हुई थी। वे आंखों के कोने से उसे देख रहे थे। तुम्हारा कोई दोस्त सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं है? तुम हमेशा ही टांग खींचने वाले रहे हो और तुम मेरी टांग खींचने से भी नहीं चुके। तुम्हारा कोई दोस्त वहां कैसे हो सकता है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। कुछ देर विगत के बारे में सोचिए पिताजी। अपने पिता को कुर्सी से उठाते तथा उनके ड्रेसिंग गाउन को उतारते हुए जैसे ही वो बहुत मुश्किल से खड़े हुए, जॉर्ज ने कहा, मेरे दोस्त मेरे दोस्त को मुझसे मिले हुए 3 साल हो गए। मुझे याद है कि आप उसे बहुत पसंद नहीं किया करते थे। कम से कम 2 बार मैंने आपको उसे दिखाते कम से कम 2 बार मैंने उस कम से कम 2 बार मैंने आपको उसे देखते हुए देखा, यद्यपि कि वो मेरे कमरे में मेरे साथ बैठा होता था। मुझे गर्व है क्योंकि आप उसे सुनते थे, उससे सहमत होते थे और उससे प्रश्न भी पूछते थे। अगर आप याद करेंगे तो ज़रूर याद आ जाएगा। वो हमें रूसी क्रांति की अत्यंत अविश्वसनीय कहानियाँ सुनाया करता था। उदाहरण के लिए, एक बार जब वो कवि की व्यावसायिक यात्रा पर था तो दंगा हो गया। उसने बालकोनी में एक पुजारी को देखा जिसने अपने हाथ की हथेली पर काट कर एक कड़ा क्रॉस बनाया हुआ था और उसी हाथ को उठाकर भीड़ से अपील कर रहा था। तब से आपने भी ये कहानी 1 या 2 बार कही है। इसी बीच जॉर्ज अपने पिता को झुकाकर सावधानीपूर्वक उनके ऊनी जांघिया निकालने में सफल हो गया, जो उन्होंने अपने सूती जांघिया और मोजे के ऊपर पहना रखा था। उनके जांघिया के विशेष रूप से बहुत साफ सुथरा ना दिखने के कारण उसने उनके प्रति अपेक्षा भाव रखने के लिए खुद की निंदा की। अभी तक उसने अपनी होने वाली पत्नी से स्पष्ट रूप से ये चर्चा नहीं की थी कि उसके पिता के लिए भविष्य में किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने ही चुपचाप ये मान लिया था कि बूढ़ा आदमी इसी तरह उस पुराने घर में रहता रहेगा। लेकिन अभी उसने ये शीघ्र एवं हद निर्णय किया कि उन्हें उसे अपने भविष्य के जीवन में साथ रखना है। निकट से जांच पड़ताल करने पर लगभग यही लगता था कि वो देखभाल जो वो वहाँ अपने पिता के लिए करना चाहता था, हो सकता है उसमें कुछ देर हो। अपने बाजुओं में उठाकर उसने अपने पिता को बिस्तर तक पहुंचाया। उसी समय उसे एक भयानक अनुभूति हुई जब उसने देखा कि जब वो उन्हें लेकर बिछावन की तरफ जा रहा था तो बूढ़ा आदमी उसकी छाती से चिपका उसकी घड़ी के चेन से खेल रहा था। कुछ क्षण के लिए तो वो उन्हें बिछावन पर लिटा नहीं पाया या वो मजबूती से उनके चैन को पकड़े हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें बिछावन पर लिटाया सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने अपने आप को ढक लिया और कंबल को हमेशा से भी ज़्यादा कंधों के ऊपर तक खींच लिया। उन्होंने जॉर्ज को गैर दोस्ताना नज़रों से नहीं देखा। आपको मेरे दोस्त की याद आने लगी है ना? जॉर्ज ने एक प्रोत्साहन भरी हामी भरते हुए पूछा। अब तो मैं अच्छी तरह से ढका हुआ हूँ, उसके पिता ने पूछा, मानो वे ये देख नहीं पा रहे थे कि उनके पैर कंबल से ढके हैं या नहीं। इसलिए आपको बिछावन में सुखद लग रहा है? जॉर्ज ने पूछा तथा अच्छी तरह कंबल को और उनके चारों ओर लपेट दिया। मैं अच्छी तरह से ढक गया हूँ, एक बार फिर पिता ने पूछा और उत्तर के लिए अति उत्सुक थे। चिंता मत कीजिए, आप अच्छी तरह ढके हुए हैं। नहीं, उसके उत्तर को काटते हुए उसके पिता चिल्लाए तथा पूरी ताकत से कंबल को फेंक दिया तथा कुछ ही क्षणों में बिछावन से उठ खड़े हुए। स्थिर करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक हाथ से छत का सहारा लिया। तुम मुझे ढकना चाहते थे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं अभी भी ढके जाने से काफ़ी दूर हूँ। इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है, बहुत है तुम्हारे लिए।
निसंदेह मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ। मेरे लिए तो वो एक बेटे के समान ही होता। इसलिए इतने सालों तुम उसके साथ धोखा करते रहे हो। और क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं उसके लिए दुखी महसूस नहीं करता हूँ, और इसीलिए तुम्हें अपने ऑफिस में खुद को बंद कर लेना पड़ा। चीफ व्यस्त है, उसे परेशान ना करो, सिर्फ इसलिए कि तुम झूठा पत्र रूस भेज सको। लेकिन आश्चर्य है कि किसी पिता को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि उसे अपने बेटे की कैसे सहायता करनी चाहिए। और अब जबकि तुम्हें ये लगता है तुमने उसे दबा दिया है, इतना नीचा कि तुम अपना नितम उस पर रख कर उसके ऊपर बैठ सकते हो और वो नहीं हिलेगा, तो मेरे प्रिय बेटे, उसे समझाओ कि वो शादी कर ले। जॉर्ज अपने पिता द्वारा बनाए गए हौवे को हैरानी से देख रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग में उसका दोस्त, जिसे उसके पिता अचानक इतनी अच्छी तरह जानने लगे थे, उसकी कल्पना में इस तरह छा गया जैसे पहले कभी नहीं। उसने देखा कि वो रूस की विशालता में खो गया था। एक खाली लूटे हुए गोदाम के दरवाजे पर उसने उसे देखा। उसके शोफेस के ध्वंसावेश, उसके सामानों के टूटे अवशेषों में, गिरते गैस ब्रिकेटों के बीच बस वो खड़ा था। उसे इतना दूर क्यों जाना पड़ा? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके पिता चिल्लाए। जॉर्ज लगभग विचलित होकर उनके बिछावन की तरफ दौड़ा ताकि हर चीज ले सके, लेकिन उसे आधे रास्ते में ही रुकना पड़ा क्योंकि उसने अपना स्कर्ट उठा लिया था। उसके पिता बांसुरी बजाने लगे क्योंकि उसने इस तरह अपना स्कर्ट ऊपर कर लिया। दुष्ट प्राणी, उसकी नकल उतारते हुए उन्होंने अपनी कमीज इतनी ऊंची उठा ली कि कोई भी उनके जांघ पर युद्ध में लगे घाव के निशान के चिन्ह देख सकता था, क्योंकि उसने इस तरह से अपना स्कर्ट ऊपर उठाया था और तुमने ये उसके लिए बनाया, तथा उसके साथ बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्र होने के लिए तुमने अपनी माँ का अपमान किया है, अपने दोस्त को धोखा दिया है और अपने पिता को बिछावन पर लिटा दिया है ताकि वे चल फिर ना सके। लेकिन वे चल सकते हैं, या क्या वे नहीं चल सकते? और बिना किसी सहारे के वे उठ खड़े हुए तथा उन्होंने तेजी से अपनी टांगें फैलाई। उनकी अंतर्दृष्टि से उनका चेहरा कांतिमय हो गया। आज की कहानी में बस इतना ही। अभी इस कहानी का और भी एपिसोड बाकी है, तो कहीं जाइएगा मत। बन रही हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।